हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम फिर मैथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। आई होप आप सब नोट्स लेके बैठे होंगे। अगर नोट्स लेके नहीं बैठे मेरे दोस्तों तो नोट्स लेके बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे जितने प्रश्न करवाए जा रहे हैं सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर एक प्रश्न को अपनी नोट्स में नोट करते रहो, हर एक प्रश्न को अच्छे से समझ करके अपनी नोट्स में नोट करते रहो दोस्तों, ताकि एग्जाम के टाइम आप एक अच्छी रिवीजन कर सको मेरे दोस्त, ताकि एग्जाम के टाइम आप एक अच्छी रिवीजन कर सको और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको मेरे दोस्तों, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि और बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपीयर करने वाले हैं, जो इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, वो भी अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके मेरे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारे इस सीरीज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण मेरे दोस्तों कितना है? 60 अंश है। और इसके बाद का अवनमन कोण, इसके बाद का अवनमन कोण मेरे दोस्तों एंगल ऑफ डिप्रेशन, पाद का अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरे दोस्तों कितना है? 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए मेरे दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार अच्छे से फिर समझिए क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे दोस्तों कि एक कोई केवल टावर है, एक कोई केवल टावर है मेरे दोस्तों, उसके सामने एक भवन स्थित है। जब भवन के शिखर से मेरे दोस्तों टावर के शिखर को देखते हैं तो उस समय जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, उन्नयन कोण जो होता है मेरे दोस्तों कितना बनता है? 60 अंश। भवन के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश मेरे दोस्तों, तथा भवन के शिखर से ही टावर के पाद का अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है मेरे दोस्तों? 45 अंश है। तो इस केबल टावर की ऊंचाई क्या होगी ये आपको बताना है। क्वेश्चन को लगवाने से पहले, क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ मेन पॉइंट बताऊंगा, इसको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। वो मेन पॉइंट क्या है मेरे दोस्तों? जैसे अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर ले मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। ये कोई पृथ्वी तल है, मान लीजिए कोई पृथ्वी तल है मेरे दोस्तों, ये कोई पृथ्वी तल है। अगर इसके समांतर हम कोई रेखा खींच दें, पृथ्वी तल के समांतर एक रेखा खींच दे मेरे दोस्तों, तो ये रेखा आपकी क्षैतिज रेखा कहलाती है मेरे दोस्तों। हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं इसको। कौन सी रेखा कहलाती है मेरे दोस्तों? क्षैतिज रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा मेरे दोस्तों? क्षैतिज रेखा। पृथ्वी तल के समांतर जाने वाली रेखा मेरे दोस्तों, पृथ्वी तल के समांतर जाने वाली रेखा या कोई खींची गई रेखा मेरे दोस्तों कौन सी रेखा कहलाती है? क्षैतिज रेखा कहलाती है। अब कोई वस्तु मान लीजिए क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित है भाई, कोई वस्तु क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित है, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। अब उस वस्तु को देखेगा तो अपनी आंख को ऐसे ऊपर की ओर उठाएगा ना, अपनी आंख को मेरे दोस्तों क्या करेगा? ऊपर की ओर उठाएगा, क्योंकि वह वस्तु क्षैतिज रेखा से कहाँ स्थित है? ऊपर स्थित है मेरे दोस्तों। ये व्यक्ति है, उसकी आंख यहाँ होगी और वस्तु यहाँ स्थित है क्षैतिज रेखा से ऊपर। तो उस वस्तु को तथा व्यक्ति की आंख को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? दृष्टि रेखा कहलाती है। दृष्टि रेखा कहलाती है मेरे दोस्तों, दृष्टि रेखा कहलाती है। उस वस्तु को तथा व्यक्ति की आंख को, व्यक्ति के नेत्र को मिलाने वाली रेखा मेरे दोस्तों क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण मेरे दोस्तों क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण कहलाता है। जब व्यक्ति
अपनी आंख को किसी वस्तु को देखने के लिए क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर उठाता है, अपनी आंख को क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर करता है मेरे दोस्तों, तो उस समय दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाला कोण मेरे दोस्तों उन्नयन कोण कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है मेरे दोस्तों, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण होता है मेरे दोस्तों, अच्छे से समझ लीजिएगा। अब वही वस्तु मान लो नीचे स्थित हो, क्षैतिज रेखा से वही वस्तु कहां स्थित हो, नीचे स्थित हो। अब व्यक्ति क्या करेगा, इस वस्तु को देखने के लिए अपनी आंख को नीचे झुकाएगा, नीचे झुकाएगा भाई, क्षैतिज रेखा से नीचे झुकाएगा, तब उस क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाला कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण कहलाता है मेरे दोस्तों, अवनमन कोण कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। आप इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि जब किसी वस्तु को देखने के लिए व्यक्ति अपनी आंख को क्षैतिज रेखा के ऊपर करता है, क्षैतिज रेखा से ऊपर उठाता है, तो उस समय दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाला कोण मेरे दोस्तों उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और जब वही व्यक्ति किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी आंख को क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर करता है, इन डाउन नीचे करता है, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाला कोण मेरे दोस्तों क्या होता है, अवनमन कोण होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है मेरे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको ये सारी क्राइटेरिया समझ में आई होगी। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, क्षैतिज रेखा क्या है, दृष्टि रेखा क्या है, आप सारी चीजें समझ गए होगी मेरे दोस्तों। आइए क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलता हूं मैं, आइए फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, एक बार क्वेश्चन फिर रिवाइज करेंगे। कोई भवन है, कोई घर है मेरे दोस्तों, कोई घर है, इसके सामने केवल टावर है, इसके सामने कोई केवल टावर है। अब जब इस भवन के शिखर से मेरे दोस्तों टावर के शिखर को देखते हैं ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है, उन्नयन कोण मेरे दोस्तों 60 अंश। ऊपर देखेगा ना क्षैतिज रेखा से, ये व्यक्ति की आंख में कोई व्यक्ति खड़ा है भवन पे, तो भाई उसकी पृथ्वी तल है, ये उसके समांतर जाने वाली रेखा क्या होगी, क्षैतिज रेखा हो जाएगी। अब ऊपर देख रहा है तो भाई क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाला टावर का शिखर कहाँ है, ऊपर है ना क्षैतिज रेखा से, तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। अब पाद क्षैतिज रेखा से नीचे कौन सा कोण बनेगा मेरे दोस्तों, अवनमन कोण बनेगा। तो इस भवन के शिखर से टावर के शिखर को जब देखता है तो कितना कोण बनता है, उन्नयन कोण कितना होता है मेरे दोस्तों 60 अंश। अब नीचे देखता है, पाद को देखता है मेरे दोस्तों, नीचे देखता है तो कितना अवनमन कोण बनता है मेरे दोस्तों 45 अंश का। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना मेरे दोस्तों 45 अंश है। आपसे और कहा है कि इस भवन की ऊंचाई जो है मेरे दोस्तों कितनी है, 7 मीटर। कितनी है मेरे दोस्तों 7 मीटर। तो आपको बताना है कि इस केबल टावर की ऊंचाई कितनी होगी मेरे दोस्तों। आपको सीधा सीधा करना है कि माना भवन सीडी है, माना भवन सीडी है, और जिसकी ऊंचाई मेरे दोस्तों कितनी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन ने कितना दिया है 7 मीटर। कितना दिया मेरे दोस्तों 7 मीटर। मान लिया कि सीडी भवन है, माना सीडी भवन है या माना भवन सीडी है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, तथा केवल टावर ए बी है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, जिसकी ऊंचाई हमें क्या करनी है मेरे दोस्तों, ज्ञात करनी है। हमने मान लिया उसकी ऊंचाई क्या है, एच है। माना भवन सीडी है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, तथा केवल टावर ए बी है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है मेरे दोस्तों। कितना हमने मान लिया, एच मीटर मान लिया। आई होप आपको सारा कंडीशन समझ में आया होगा। भवन हमने सीडी माना है, ऊंचाई 7 मीटर है मेरे दोस्तों। केवल टावर ए बी माना है, ऊंचाई एच मीटर है। यही एच आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, फाइंड करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप बहुत आराम से इसको समझ सकते हो। जब जरा देखो ध्यान से मेरे दोस्तों, ये पृथ्वी है भाई, ये क्या है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी तल के समांतर ये रेखा गई है, कितना कोण बन रहा है 45 अंश। तो ये भी कितना होगा 45 ही ना होगा। कितना होगा मेरे दोस्तों 45 अंश होगा। कितना होगा मेरे दोस्तों 45 अंश होगा। क्यों मेरे दोस्तों, क्यों, अंतः एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अगर कोई दो पैरेलल लाइन है, वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन काट रही है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। ये क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं मेरे दोस्तों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो ये 45 यहाँ मेरे 45 पे क्या होगा मेरे दोस्तों, बराबर होगा। अगर आप नाम देना चाहो तो मेरे दोस्तों कह सकते हो मेरे दोस्तों कि डीई पैरेलल
हमने लाइन ड्रा कर दी थी डी पैरेलल क्षैतिज रेखा को बनाने के लिए, डीई पैरेलल एसी है, डीई पैरेलल एसी है मेरे दोस्तों, तब एंगल ईडीए इज इक्वल टू एंगल डीएसी। वाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों? अंतः एकांतर कोण, इसलिए ये भी 45 है, तो ये दोनों के दोनों कितने हो जाएंगे मेरे दोस्तों? 45 के हो जाएंगे। ये भी 45, ये भी कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 45 हो जाएगा। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ लेते हैं। अब हम क्या पता करेंगे? सबसे पहले मेरे दोस्तों हम ये पता करेंगे कि भवन और केबल टावर के बीच की डिस्टेंस कितनी है एग्जैक्ट। वो जो भवन है ना, केबल टावर से कितनी दूरी पर स्थित है, कहने का मतलब सीधा समझ जब एसी फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे मेरे दोस्तों? एसी फाइंड कर लेंगे। लिखेंगे त्रिभुज डीसीए में, त्रिभुज डीसीए में tan 45 इज इक्वल टू भाई tan थीटा लंब बटे आधार। लंब क्या है मेरे दोस्तों? डीसी है, और आधार क्या है? एसी है भाई। आधार क्या? एसी है। 45 की वैल्यू 1 होती है, ये डिवाइड में है, अभी मत लेके आइए, ध्यान दीजिएगा। 45 की वैल्यू 1 होती है, डीसी 7 है मेरे दोस्तों अपॉन एसी, एसी इज इक्वल टू 7 मीटर। एक्चुअली वास्तव में वो भवन जो है वो केबल टावर से 7 मीटर की दूरी पर ही है मेरे दोस्तों। कितनी दूरी पर है? 7 मीटर की दूरी पर है मेरे दोस्तों। अब ये 7 है, 45 से निकल गया। ये देखिए जरा ध्यान से मेरे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा? EA कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? अब देखिए DCEA, अगर आप कह लो तो ये एक टाइप का रेक्टेंगल या स्क्वायर आपको दिख रहा होगा। रेक्टेंगल दिख रहा है मेरे दोस्तों, क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल दिख रहा है ना। CDEA एक रेक्टेंगल दिख रहा है। रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड बराबर होती है, तो ये सेम है, ये भी सेम होगा। ये 7 है, ये भी कितना होगा मेरे दोस्तों? 7 होगा। ये कितना होगा मेरे दोस्तों? 7 मीटर ही होगा। भाई रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड बराबर होती हैं, ये 7 है तो ये भी कितना होगा मेरे दोस्तों? 7 मीटर ही होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी हम कहेंगे कि ACDE सभी साइड्स इक्वल हैं। ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? एक स्क्वायर हो जाएगा। ACD क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? एक स्क्वायर हो जाएगा। अगर स्क्वायर पहले से नहीं पता है हमको, बट रेक्टेंगल तो पता ही है भाई। CADE के पैरेलल है, अब DCEA के बराबर हो जाएगा, तो ACDE क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल ही तो बन जाएगा मेरे दोस्तों। आमने सामने की साइड बराबर होती है। ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, ये 7 है तो ये भी 7। अब यहां से क्लियर हो गया कि एक्चुअली वो क्या है? स्क्वायर है। एक्चुअली वो क्या है? स्क्वायर है मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे मेरे दोस्तों यहां ACDE एक आयत है। मान लिया ये क्या है? आयत है। आप आयत समझ सकते हो, ये पैरेलल है मेरे दोस्तों। भाई जितनी डिस्टेंस नीचे होगी उतनी डिस्टेंस ऊपर ही तो होगी। कि भवन से तिरछा बनेगा, केबल टावर से तिरछा बन जाएगा? ऐसा नहीं बनेगा मेरे दोस्तों। दोनों डिस्टेंस सेम ही होगी ना। तो ये 7 तो ये भी तो सेम ही होगा। ये सेम है, 7 ये 7 है तो ये भी कितना होगा? 7 ही होगा ना। तो ये 7 तो ये भी 7 होगा। यानी यहाँ ACD एक आयत है मेरे दोस्तों। तो DC इज इक्वल टू EA इज इक्वल टू 7 मीटर और AC इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू 7 मीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वास्तव में ACDE क्या है? एक वर्ग है मेरे दोस्तों। यानी क्लियर हो गया कि क्या है? वर्ग है। क्या है मेरे दोस्तों? वर्ग। हमने एक्चुअली तो पता था मेरे दोस्तों कि वर्ग है, बट हमने माना कि एक आयत है। भाई ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये 7 है, आयत है ना। आयत का हमेशा बराबर होती है। तो बस जब सब 7 हो गए तो हमने क्या निकल गया? निष्कर्ष क्या निकल गया? जब चारों बराबर है तो भाई ये एक वर्ग है। कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों। आइए आगे बढ़ लेते हैं। अब किसी तरीके से ये डिस्टेंस फाइंड हो जाए BE, तो बस क्या किसी तरीके से डिस्टेंस फाइंड हो जाए BE, तो EA में BE जोड़ देंगे, आपको हाइट मिल जाएगी केबल टावर की। कितना इजी है, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्तों। अब त्रिभुज DEB में मेरे दोस्तों हमारा उद्देश्य क्या है? अब किसी
तरीके से बी पता चल जाए और तो 7 में जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों। tan 60 मेरे दोस्तों, भाई आधार पता है, लंब निकालना है तो tan के अलावा cot ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लंब और आधार उसमें भी होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार BE अपॉन DE। 60 की वैल्यू √3 मेरे दोस्तों, tan 60 की वैल्यू √3। B पता करना है, D 7 है, B इज इक्वल टू 7√3 मीटर। ओके, B इज इक्वल टू 7√3 मीटर मेरे दोस्तों। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए केवल टावर की ऊंचाई। आपको टावर की ऊंचाई चाहिए मेरे दोस्तों, तब केवल टावर की ऊंचाई H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? AE प्लस BE। H इज इक्वल टू A, भाई H पूरा है ना, ये H पूरा है तो H कैसे निकलेगा? AE में B जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 7 प्लस 7√3। 7 कॉमन है मेरे दोस्तों, आप कर सकते हो कि 1 प्लस √3। 7 ब्रैकेट में 1 प्लस √3 मीटर, यानी कि एक्चुअली उस केबल टावर की ऊंचाई कितनी होगी मेरे दोस्तों? 7 ब्रैकेट में 1 प्लस √3 मीटर। 7 ब्रैकेट में 1 प्लस √3 मीटर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा मेरे दोस्तों, कर लीजिए। दिया गया चित्र एक दौड़ने के पथ को दर्शाता है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। जिसके बाएं और दाएं सिरे, देखिए दोस्तों कोई चित्र दिया गया है, ये एक रेसिंग ट्रैक को, एक दौड़ने के पथ को दर्शाता है जिसके दोनों सिरे क्या है मेरे दोस्तों? अर्धवृत्ताकार है। जिसके दोनों सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी कितनी है मेरे दोस्तों? 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी तथा पथ का क्षेत्रफल। ये 2 पॉइंट आपको ज्ञात करने मेरे दोस्तों। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा मेरे दोस्तों कि कोई फिगर दिया गया है, कोई चित्र दिया गया है या एक रेसिंग ट्रैक को, दौड़ने के पथ को दर्शाता है मेरे दोस्तों, जिसके दोनों सिरे अर्धवृत्ताकार है मेरे दोस्तों। सेमी सर्किल है जिसके दोनों सिरे अर्धवृत्ताकार है मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी कितनी है मेरे दोस्तों? 60 मीटर है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी कितनी है मेरे दोस्तों? 60 मीटर है। यदि यह ट्रैक 10 मीटर चौड़ा हो, यदि यह पथ मेरे दोस्तों 10 मीटर चौड़ा हो तो पथ के आंतरिक भाग पर, देखिए आंतरिक किनारे कह रहा है कि मेरे दोस्तों पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में, यानी कि घूमने में, दौड़ने में, एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी कितनी है, कवर किया हुआ डिस्टेंस कितना है मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। तथा पथ का क्षेत्रफल कितना है, ये एरिया कितनी है, इस ट्रैक की एरिया कितनी है, ये आपको दर्शाना है मेरे दोस्तों। ये एरिया कितनी है आपको दर्शाना है। और ये दोनों लाइन सेगमेंट जो है मेरे दोस्तों कितने लंबे हैं? 106 मीटर। 106 मीटर मेरे दोस्तों, चाहे अंदर की बात करें और चाहे बाहर की बात करें, दोनों आंतरिक रेखाखंड या बाह्य रेखाखंड जो है मेरे दोस्तों, जो सीधे दौड़ता है वो लड़का कितना डिस्टेंस दौड़ता है? 106 मीटर की डिस्टेंस वो कवर करता है सीधा दौड़ने में। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, आइए इसको हल करते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से समझिए, अपनी नोट्स में इसको नोट कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम आप एक रिवीजन कर सको मेरे दोस्तों। कोई एक ट्रैक दिया है, कोई एक दौड़ने का पथ दिया है मेरे दोस्तों, जिसके दोनों सिरे अर्धवृत्ताकार है, सेमी सर्कल के टाइप के हैं मेरे दोस्तों। और आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे दोस्तों कि दोनों आंतरिक रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है
है। यह ट्रैक 10 मीटर चौड़ा है और जो रेखाखंड है मेरे दोस्तों, जो सीधे सीधे दौड़ता है ना और सीधे दौड़ेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? एक तो 6 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा मेरे दोस्तों। तो पथ के आंतरिक पथ के अंदर मेरे दोस्तों, पथ के अंदर उसकी आंतरिक किनारों के अनुदिश, अगर यहां से स्टार्ट कर रहा है तो इसके अंदर अंदर दौड़ने पर मेरे दोस्तों कितनी डिस्टेंस लगेगी, कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, ये आपको बताना है। और इस ट्रैक का क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है, आपको बताना है मेरे दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट क्या है? पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। चलिए पहला फाइंड करते हैं मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति यहां से डिस्टेंस कवर करना चाह रहा है मेरे दोस्तों, मान लो उसका स्टार्टिंग पॉइंट मेरे दोस्तों ये है, मान लिया कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट यहां से स्टार्ट कर रहा है, तो क्या करेगा मेरे दोस्तों? सीधा जाएगा, ये से सीधे जाएगा ना मेरे दोस्तों। पहले क्या करेगा? सीधे जाएगा, फिर यहां से टर्न होगा, यहां से थोड़ा सेमी सर्कल कवर करेगा, उसके बाद फिर सीधे जाएगा मेरे दोस्तों, फिर टर्न होगा, तब जाके उसका एक चक्कर पूरा होगा मेरे दोस्तों। अच्छे से समझिए इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है। मान लिया कोई लड़का यहां से कवर करना स्टार्ट कर रहा है, किसी लड़के की स्टार्टिंग पॉइंट मेरे दोस्तों यहां है, सीधे जाएगा, पहले 106 तो यहां जाएगा, फिर सेमी सर्कल में मुड़ेगा, फिर सीधा 106 जाएगा, फिर मुड़ जाएगा। कहने का मतलब यही डिस्टेंस तो कवर करेगा अगर आंतरिक किनारों के अनुदिश वो दौड़ रहा है ना, अगर वो आंतरिक किनारों के अनुदिश दौड़ रहा है मेरे दोस्तों, तो यही डिस्टेंस उसको कवर करना होगा। और यही आपसे पूछ रहा है कि चली गई दूरी कितनी है मेरे दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न, अच्छे समझिएगा मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सिरे अर्धवृत्ताकार है। भाई रेसिंग ट्रैक के दोनों सिरे कैसे मेरे दोस्तों? अर्धवृत्ताकार है। अगर अर्धवृत्ताकार, एक आधा वृत्त इधर है मेरे दोस्तों और आधा वृत्त इधर है, समझ रहे ना? आधा वृत्त इधर है और आधा वृत्त उधर है। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक वृत्त हो जाएगा ना, एक वृत्त हो जाएगा। अगर इसको और इसको जोड़ दो मेरे दोस्तों तो एक वृत्त बन जाएगा। कहने का मतलब अगर सीधा सीधा हम देखें तो लड़का एक वृत्त पर घूम रहा है। भाई दोनों किनारों को मिलाओगे तो वो एक वृत्त हो जाएगा मेरे दोस्तों। वो लड़का एक वृत्त पर क्या कर रहा है? घूम रहा है। और सीधा सीधा 106 ऊपर और 106 नीचे, यानी कि 212 तो यही हो गया मेरे दोस्तों। 212 तो यही हो गया ना, ऊपर 106 और नीचे सीधा में, सीधे में मेरे दोस्तों, सीधे 106 ऊपर 106 नीचे, कितना हो गया मेरे दोस्तों? 212 मीटर की डिस्टेंस तो यही हो गई। 212 मीटर की डिस्टेंस मेरे दोस्तों यही हो गई। अब हम ये पता कर ले कि ये इस सेमी सर्कल में कितना कवर कर रहा है, इस सेमी सर्कल में कितना कवर कर रहा है, यानी कि इसका, इस सेमी सर्कल का सरकमफरेंस और इस सेमी सर्कल का सरकमफरेंस पता कर लें और सबको ऐड कर दे मेरे दोस्तों, तो लड़के द्वारा चली गई दूरी, यानी उस पथ पर उसके आंतरिक किनारों के अनुदिश चली गई दूरी आपको प्राप्त हो जाएगी मेरे दोस्तों, हमें प्राप्त हो जाएगी। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी मेरे दोस्तों। पहला पॉइंट, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों, एकदम अच्छे समझिए, दिमाग में बिठा लीजिए। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर पूरा करने में, एक पूरा चक्कर करने में, तो एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? आप मुझे बता दीजिए कितनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी लड़के को दौड़ा दें, मान लीजिए किसी लड़के को दौड़ा दें, फिर डायरेक्ट आप कह सकते हो कि भाई 106 तो ये है और 106 ये है, तो 212 मीटर की दूरी तो यही हो गई। अंदर अंदर, बाहर भी 106 है तो अंदर अंदर 106 212 तो यही हो गई मेरे दोस्तों। अब यहां सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस लग रहा है और यहां सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस लग रहा है मेरे दोस्तों। अगर दोनों को जोड़ दे तो एक सर्किल हो जाएगा, मेरे दोस्तों, यानी कि एक सर्किल का पूरा सरकमफ्रेंस
यहां दौड़ने में जितनी दूरी लगेगी, यहां दूरने टर्न पे, टर्निंग पॉइंट पे यहां मुड़ने पर जितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, यहां मुड़ने पर जितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, दोनों को जोड़ दे मेरे दोस्तों तो एक सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा मेरे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। पथ के आंतरिक किनारे के एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर 106 प्लस 106, ये हो गया मेरे दोस्तों 106 ये हो गया मेरे दोस्तों। फिर प्लस सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, एक सर्कल, एक सेमी सर्कल, एक पूरा सर्किल हो गया मेरे दोस्तों। तो एक सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर। एक वृत्त की परिधि कितनी होती है मेरे दोस्तों 2 पाई आर होती है। कितनी होती है मेरे दोस्तों 2 पाई आर होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। भाई देखिए ध्यान से, अगर ये सेमी सर्कल है तो पाई आर यहां हो गया, पाई आर यहां हो गया, दोनों को ऐड करोगे पाई आर यहां हो गया, पाई आर यहां हो गया, जोड़ोगे भाई तो एक 2 पाई आर ही तो आएगा। एक सर्कल का सरकमफ्रेंस ही तो आएगा। किनारों पर मेरे दोस्तों वो जो पॉइंट है ना, किनारों पर 2 सेमी सर्कल है, ऐड करेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे उसकी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 2 लाइन सेगमेंट 106 212 तो यही हो गया, और साथ सर्कल है मेरे दोस्त, साथ में 2 सेमी सर्कल है, ऐड करेंगे एक सर्कल बन जाएगा, और एक सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर होता है मेरे दोस्तों। 2 पाई आर पुट कर देंगे, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों। 106 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 212, तो ये हो गया आपका प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7 मेरे दोस्तों। रेडियस की बात आई, यहां जरा ध्यान देंगे, ये डिस्टेंस कितनी है, दोनों रेखाखंडों के बीच की आंतरिक दूरी कितनी है मेरे दोस्तों 60 मीटर है, 60 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा। अब भाई देखें, ये सेमी सर्कल है, ये दोनों बीच से टच कर रहा है मेरे दोस्तों, बीच से डायमीटर हो जाएगा ना, सेमी सर्कल के लिए डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, रेडियस ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 30 हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 30 मीटर हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 30 मीटर हो जाएगा। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको पहला पॉइंट मिल जाएगा, यानी कि पथ के आंतरिक किनारों के अनदिश चली गई दूरी कितनी होगी मेरे दोस्तों, आपको मिल जाएगी। आइए सॉल्व करते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। 212 तो ये हो गया आपका, 212 तो ये हो गया, प्लस 2 3 जा 6 यानी कि 60 इंटू 22 इट मीन्स 1320/7। आइए आपको समझ में आएगा मेरे दोस्तों। गुणा करेंगे 22 गुना 44, 22 गुना 44 और 44 गुणे 30 मेरे दोस्तों 1320 होता है। भाई 44 क्या है 132, 44 क्या है 132 और एक 0 1320 हो गया मेरे दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लाई के नीचे 1 है, इधर भी सॉल्व कर लीजिए, फ्रैक्शन बन रहा है मेरे दोस्तों। 7 का 212 में करेंगे मेरे दोस्तों 1484। ध्यान दीजिएगा, 2 7 14 12 7 84 यानी कि 1484। 2 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 1 8 और 7 2 जा 14, 1484 1484 मेरे दोस्तों, और प्लस में 1320 1320/7। चलिए ऐड कर लीजिए मेरे दोस्तों 2804/7 2804/7 मेरे दोस्तों कैसे बनेंगे, 4 का 0 में ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, 8 का 2 में करेंगे 10 यानी कि कैरी 1, 4 3 7 1 8 और 1 1 2 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1 1 2 हो जाएगा। 2804/7 या 2804/7 मीटर हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो देखिए 14 और 13 27, 14 और 13 27, 8 और 2 10 कैरी 1 27 1 28 और 04 2804 2804/7 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी मेरे दोस्तों, यानी कि उसके अंदर इनर पॉइंट में दोस्तों, अंदर आंतरिक किनारों पर, इनर साइड में, अंदर आंतरिक किनारों पर, इनर साइड में दौड़ने पर, चलने पर, एक पूरा चक्कर लगाने में कवर्ड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों 2804/7 मीटर हो जाएगी मेरे दोस्तों। एक बार फिर पूरा समझेंगे कि भाई अगर हमको एक पूरा चक्कर लगाना होगा तो एक लंबा पथ यहां से कवर करेंगे, एक रेखाखंड यहां चलना पड़ेगा, फिर यहां पे टर्न होंगे, फिर सीधा चलना पड़ेगा, फिर टर्न होंगे, 106 यहां पे कवर करना पड़ेगा, और साथ में 2 सरकमफ्रेंस कवर करना पड़ेगा सेमी सर्कल का। तो 2 सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस मतलब एक सर्कल का सरकमफ्रेंस,
एक सेमी सर्कल का पाई आर, दूसरे का पाई आर, पाई आर पाई आर 2 पाई आर, इनके एक सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर, 106 प्लस 106 प्लस 2 पाई आर मेरे दोस्तों 212 तो यही हो गया। 2 इंटू 22/7 इंटू 30 रेडियस, पूरा डिस्टेंस दोनों रेखा खंडों के बीच की डिस्टेंस कितनी में दोस्तों 60 मीटर है, रेडियस 30 ऑटोमेटिक हो जाएगा आधा। भाई ये डायमीटर में सर्कल के लिए डायमीटर है, रेडियस कितना चाहिए दोस्तों 30 हो जाएगा, इंटू 30 कर देंगे, सॉल्व करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहां करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो 22 इंटू 2 44 इंटू 30 13 20 अपॉन 7 212 अपॉन 1 प्लस 30 20 अपॉन 7 क्रॉस मल्टीप्लाई 212 इंटू 7 1484 1484 प्लस 13 20 पे तो ऐड करोगे 2804 अपॉन 7 2804 अपॉन 7 2804 अपॉन 7 28/4/7 मीटर। ये आपका पहला पॉइंट हो गया मेरे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, कर लीजिए। आई होप आप कर लियोगे मेरे दोस्तों। आइए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है मेरे दोस्तों, पथ का क्षेत्रफल, उस रेसिंग ट्रैक का एरिया कितना है, व्हाट द एरिया ऑफ रेसिंग ट्रैक, उस पथ का क्षेत्रफल कितना है मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, पथ का क्षेत्रफल। बहुत अच्छा है मेरे दोस्तों, बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हो, बहुत बढ़िया है मेरे दोस्तों। आइए देखिए कैसे करेंगे हम लोग। ये देखिए ये 10 मीटर है, कितना है मेरे दोस्तों 10 मीटर। क्वेश्चन ने कहा है कि जो रेसिंग ट्रैक है मेरे दोस्तों, या पथ कितना चौड़ा है 10 मीटर चौड़ा है, तो 10 यहां भी होगा, 10 यहां भी होगा, 10 यहां भी होगा, सब जगह कितना होगा मेरे दोस्तों 10 मीटर ही होगा। बहुत आराम से कर सकते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर इसे हम रेक्टेंगल बना दें, समझ रहे ना आप, एक रेक्टेंगल तो यहां आपको मिल जाएगा, एक रेक्टेंगल तो यहां आपको मिल जाएगा, एक रेक्टेंगल आपको इस पॉइंट पे मिल जाएगा मेरे दोस्तों, 2 रेक्टेंगल आपको तो मिल गए। अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो इस ट्रैक को छोटे छोटे पार्ट में कर दो। ध्यान दीजिएगा, आपको एरिया फाइंड करने में दोस्तों इस ट्रैक को छोटे छोटे पार्ट में कर देंगे। अगर छोटे पार्ट में करेंगे मेरे दोस्तों, आप देखेंगे कि एक रेक्टेंगल आपको यहां मिल रहा है और एक रेक्टेंगल आपको यहां मिल रहा है मेरे दोस्तों, जिसकी लेंथ 106 मीटर है एंड ब्रेथ 10 मीटर है। भाई क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है कि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है और प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर है मेरे दोस्तों। रेखाखंड की लंबाई लेंथ कितनी है 106 मीटर एंड ये डिस्टेंस कितनी है मेरे दोस्तों, ब्रीथ, अगर ब्रीथ की बात करें तो ब्रीथ कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों 10 मीटर। कहने का मतलब यहाँ पे इस ट्रैक में 2 रेक्टेंगल ऐसे हैं जिनकी लेंथ 106 मीटर है एंड ब्रीथ 10 मीटर है मेरे दोस्तों। तो अगर इन दोनों का एरिया निकाल लें और उनको ऐड कर दें तो भाई 1-2 पार्ट तो हो गया हमारा। बस कौन सा बच रहा है, ये बच रहा है और ये पार्ट बच रहा है। ये कैसे कवर करेंगे मेरे दोस्तों, तो अगर आप ध्यान दो तो ये बाहर क्या है मेरे दोस्तों, ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है मेरे दोस्तों और ये भी सेमी सर्कल है। भाई 2 सेमी सर्कल है। क्वेश्चन ने साफ साफ कहा था इस ट्रैक के दोनों किनारे क्या है मेरे दोस्तों, अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार है मेरे दोस्तों, दोनों सेमी सर्कल है। अगर बड़े वाले सेमी सर्कल में से अंदर वाले सेमी सर्कल को घटा दें, बड़े वाले सेमी सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सेमी सर्कल के एरिया को घटा दे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक तरफ का जो ट्रैक है सर्कल में, सेमी सर्कल में, उसकी एरिया तो मिल जाएगी। भाई मिल जाएगी ना मेरे दोस्तों, मिल जाएगी। इस बड़े वाले सेमी सर्कल के एरिया में से इस छोटे वाले सेमी सर्कल के एरिया को घटा देंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये एरिया आपको मिल जाएगा। ऐसे ही सेकंड में कर लेंगे तो वो एरिया आपको मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझिए। ये देखिए, अगर इस एरिया को, अगर इस बाहर वाले सेमी सर्कल को मेरे दोस्तों इस बाहर वाले सर्कल में ऐड कर दे तो एक पूरा सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा, जी बिल्कुल बनेगा। अगर दोनों सिरे पर सेमी सर्कल्स हैं उन्हें ऐड किया जाए तो बाहर भी एक पूरा सर्कल बनेगा। 2 सेमी सर्कल है बाहर, एक इधर है एक इधर है। बाहर की बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों, आउटर साइड की बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों। इसको ज्वाइंट करेंगे एक सर्किल बनेगा भाई, इसको ज्वाइंट करेंगे एक सर्किल बनेगा। डिफरेंस क्या होगा कि एक सर्कल छोटा होगा और एक सर्कल बड़ा होगा मेरे दोस्तों। तो अगर बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल घटा दे तो ऑटोमेटिक दोनों एरिया क्या हो जाएगी, हमको मिल जाएगी मेरे दोस्तों। देखिए ये बाहर सेमी सर्कल है,
ये बाहर सेमी सर्कल है, दोनों को मिला देंगे, बाहर एक सर्किल बन जाएगा। कितने रेडियस का बनेगा मेरे दोस्तों? बाहर वाला सर्कल कितने रेडियस का बनेगा? देखिए जरा ध्यान से, ये पूरा 60 है, तो इनर तो 30 और आउटर 10 ऐड करोगे मेरे दोस्तों, 30 और 10 कितना हो गया? 40। यानी कि जो बाहर वाला सर्किल होगा ना, उसकी रेडियस होगी 40 मीटर, और अंदर वाला जो सर्किल होगा उसकी रेडियस होगी मेरे दोस्तों 30 मीटर। तो 40 मीटर रेडियस वाले सर्किल में से अगर हम 30 मीटर से रेडियस वाले सर्किल को घटा दें तो दोनों तरफ का जो एरिया है ना सर्कुलर में, वो आपको मिल जाएगा मेरे दोस्तों। यानी कि पथ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? दो आयतों का क्षेत्रफल प्लस दोनों किनारों के अर्धवृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, दोनों किनारों के अर्धवृत्तों के बीच का क्षेत्रफल मेरे दोस्तों। बहुत आराम से आप कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा भाई। एक रेक्टेंगल यहां है, एक रेक्टेंगल यहां है, ये दो आयत हो गए, इनका एरिया अगर फाइंड कर लें तो हमको क्या करना है? हमको पूरे ट्रैक का पता करना है। हमें पूरे ट्रैक का एरिया चाहिए मेरे दोस्तों। तो दो आयत यहां है, इनका एरिया प्लस इस बाहर वाले सर्किल, जो ये आपको बाहर वाला सेमी सर्कल दिख रहा है मेरे दोस्तों, इसको और इसको मिला देंगे तो एक बाहर सर्किल बनेगा, और इसको मिला देंगे तो एक अंदर सर्किल बनेगा मेरे दोस्तों। इसको और इसको मिलाएंगे, एक बाहर सर्किल बनेगा, और इसको मिलाएंगे मेरे दोस्तों तो एक अंदर सर्किल बनेगा। एक सर्किल बनेगा 40 मीटर रेडियस वाला, और एक सर्किल बनेगा मेरे दोस्तों 30 मीटर रेडियस वाला। तो बड़े वाले में छोटा वाला क्या कर देंगे मेरे दोस्तों? घटा देंगे। आइए देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है मेरे दोस्तों? लेंथ इंटू ब्रीथ, L इंटू बी। तो 2 इंटू लेंथ कितनी मेरे दोस्तों? 106, और ब्रीथ कितनी है मेरे दोस्तों? 10। भाई लेंथ 106 और ब्रीथ कितनी है मेरे दोस्तों? 10 है, तो 2 इंटू 106 इंटू 10। आइए आगे बढ़ लेते हैं प्लस। अब आगे बढ़ लेते हैं मेरे दोस्तों, दोनों किनारों के अर्धवृत्तों के बीच का क्षेत्रफल। भाई दोनों किनारों के जो अर्धवृत्त है ना, उनके बीच का क्षेत्रफल। ये बाहर वाला अर्धवृत्त अगर दोनों को जोड़ेंगे तो एक वृत्त बन जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि एक वृत्त बन जाएगा 40 मीटर रेडियस वाला मेरे दोस्तों। देखिए पूरा डिस्टेंस 60 है, अंदर 30 और 10 40, यानी कि जो बाहर सर्किल बनेगा मेरे दोस्तों उसकी रेडियस 40 मीटर होगी, और जो अंदर सर्किल बनेगा, भाई सेमी सर्कल यहां, सेमी सर्कल यहां, पूरा एक सर्किल बनेगा ना, तो जो अंदर सर्किल बनेगा उसकी रेडियस 30 मीटर होगी मेरे दोस्तों। यानी अगर बाहर वाले सर्किल में से अंदर वाला सर्किल घटा दे मेरे दोस्तों तो ये एरिया आपको मिल जाएगी बड़े आराम से। यानी कि पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर में दोस्तों मान लीजिए कि जो बाहर वाला आपका वृत्त फॉर्म होगा, जो बाहर वाला वृत्त बनेगा उसकी रेडियस R1 है, और जो अंदर वाला है उसकी रेडियस R2 है मेरे दोस्तों। तो R1 यानी कि 40 है, जो बाहर वाला सर्किल बनेगा मेरे दोस्तों, भाई आधा सर्किल इधर है, आधा सर्किल इधर है, मिलाओगे तो एक पूरा सर्कल ही तो बनेगा। और सर्कल का एरिया क्या होता है मेरे दोस्तों? पाई R स्क्वायर, इसलिए पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर हो गया है मेरे दोस्तों। आइए आगे बढ़ लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इन सबका। 106 इंटू 2, 106 इंटू 2 मेरे दोस्तों 212 ऑलरेडी हो गया, और इंटू 10 करेंगे 2120, 2120, 2120 आपका मेरे दोस्तों यहां से आ गया उन आयतों का क्षेत्रफल। आगे बढ़ लेते हैं मेरे दोस्तों, पाई कॉमन है, 22/7 आप बाहर निकाल लीजिए। R1 कितना है मेरे दोस्तों? 40 है, तो 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 2120, 2120 प्लस 22/7 गुणे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी मेरे दोस्तों, यानी कि इंटू 70 इंटू 10, इंटू 70 इंटू 10। भाई जोड़ोगे 70 होगा, घटाओगे 10 होगा मेरे दोस्तों। 7 1 जा 7, 7 10 जा 70, 7 1 जा 7, 7 10 जा 70, 2120 प्लस 22 इंटू 12 इंटू 10, 2200 मेरे दोस्तों, यानी कि 2200 ऐड कर लीजिए मेरे दोस्तों, 4320 मीटर स्क्वायर। उस पूरे ट्रैक का एरिया कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 4320 मीटर स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए।